हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन। एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस सीरीज में आज हम लेकर के आए हैं मॉडर्न इंडिया, यानी कि मॉडर्न इंडिया के बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को लेकर के आए हैं। आप एक बार वीडियो देखें और आपको सभी प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाएंगे। मॉडर्न इंडिया में जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक को हमने इसमें कवर किया है। और ये जो सीरीज़ है लगभग 1000 प्रश्नों से भी अधिक की होने वाली है। और इसमें हम ये पार्ट 1 है, जिसमें आज हम केवल 250 प्रश्नों को देखेंगे, 250 प्रश्न देखेंगे। और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, एमपीएससी दे रहे हैं या फिर यूपी ट्रिपल का पैट दे रहे हैं, तो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जितने भी प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है वो सभी प्रश्न इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और एक बार नहीं, कई बार इनको प्रश्नों को रिपीट किया है एग्जामिनर ने। और प्रश्न जो भी बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये हमारी सीरीज। 250 प्रश्न हैं इस सीरीज में और 250 प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न हैं, ज़्यादा वक्त लगता है। क्योंकि जब लंबी वीडियो हो जाती है तो देखने व्यूवर्स जो होते हैं वो अधिकतर ज़्यादा लंबी वीडियो को देखने में भी पसंद नहीं करते। तो जल्दी से फटाफट से हम इन प्रश्नों को देखेंगे। वन लाइनर सभी प्रश्न जो हैं वो हमारे वन लाइनर हैं। एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद में आप जहाँ पर भी जो भी सेक्शन आपका कमज़ोर है उस सेक्शन पर आकर के आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पहला टॉपिक में हम बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में जब यूरोपियन आए थे, पुर्तगाली आए थे सबसे पहले, तो वह आए थे तो उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर अपनी सत्ता हासिल की, किस प्रकार से वो भारत में आकर के अपने व्यापार में सफल हुए। तो इस तरह के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आए थे वो वास्को डी गामा आया था। तो वास्को डी गामा जो केरल के कप्पर तट पर आया था, पर उतरा था, और वहाँ कालीकट है, कालीकट के जगह पर जमोरिन नाम का जो एक शासक था वहाँ का, उसने उसका स्वागत किया था। तो 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो सही आंसर होगा इसका वास्को डी गामा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा जो भारत आया था वो 1498 को आया था, 20 मई 1498 को भारत आया। ठीक है। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ पर उतरा था? तो ये कहाँ पर उतरा? केरल में एक जगह है कप्पड़। तो कप्पड़ नामक एक जगह है, उस जगह पर इसको ये आकर के उतरा था वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, वह शासक जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? तो किसने किया था? कालीकट का जो राजा था, शासक था जमोरिन। तो जमोरिन ने ही वहाँ पर इसका स्वागत किया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत आने वाले पहले प्रथम जो यूरोपियन थे वो कौन थे? तो पहले जो यूरोपियन थे जो भारत आए थे वो कौन थे? ये थे पुर्तगाली। ठीक है, ये पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 6, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो जब सबसे पहले पुर्तगाली आए तो व्यापारिक संबंध भी वही आकर के स्थापित करेंगे। तो पुर्तगाली होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ये कौन हुआ था? ये हुआ था अल्बुकर्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, किस पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि नीले जल की नीति शुरू की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ब्लू वाटर जो पॉलिसी थी वो कौन लेकर के आया था, किसने शुरू की थी? तो एक की थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। ठीक है। तो कुछ आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो सबसे पहले किसने की थी? ये भी डचों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ब्रिटिश कंपनी आई थी, उनमें से किस कंपनी को सबसे पहले व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो किसको हुआ था? ये हुआ था लिवेंट कंपनी थी। लिवेंट कंपनी को सबसे पहले अधिकार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था?
तो ये था अल्बुकर्क। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो किसने बनाया था हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए जो अड्डा बनाया था वो किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने ही बनाया था। क्वेश्चन नंबर 13, पुर्तगालियों द्वारा बंगाल में स्थापित की गई फैक्ट्री थी, तो कौन सी फैक्ट्री थी? तो ये फैक्ट्री थी हुगली में थी। और 1505 में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया? तो पुर्तगाली ने जो वायसराय था उसने किस किले का भारत में निर्माण कराया 1505 में? तय करा था सेंट एंजेलो फोर्ट का। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पुर्तगालियों ने कहाँ अपने पहले किले या दुर्ग का निर्माण किया था? तो ये कहाँ पर किया था? ये कोचीन में किया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने सबसे पहले जो अपने किले या दुर्ग जो स्थापित किए थे वो कोचीन में किए थे। क्वेश्चन नंबर 16, पांडिचेरी किसका उपनिवेश रहा है? तो पांडिचेरी जो उपनिवेश रहा है फ्रांस का रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, डचों द्वारा किस शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया? तो डचों ने जो सबसे पहले अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था वो बनाया था मद्रास को। किसके शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? तो फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये किसके हुई थी? ये लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो लुई 14वें के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो ये क्या था? चिंसुरा में। ठीक है, देखिए पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन जो शक्ति थी वो कौन सी थी? तो पांडिचेरी पर जो कब्जा किया था वो सबसे पहले पुर्तगाली शक्ति ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, कोची में स्थापित फोर्ट विलियम का निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया था? ये डचों ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई किससे मिला था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बम्बई जो मिला था वो किससे मिला था? तो ये पुर्तगालियों से मिला था, दहेज में। ठीक है, देखिए किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले कारखाना स्थापित किया? तो किसने किया था? ये किया था जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। 24, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो भारत को जो निष्कासित किया गया था ये किया गया था सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड सही आंसर होगा। 25 देखते हैं, यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में जो आए थे वो आए थे फ्रांसीसी। ठीक है, अगला प्रश्न 26, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो सूरत में की थी। 27, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में हुई थी? जो भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता से दिल्ली आई थी तो किसके शासनकाल में आई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में आई थी। यह आई थी 12 दिसंबर 1911 को। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो कलकत्ता का जो संस्थापक था वो कौन था? वो था जॉब चार्नक। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का शासक कौन था? तो भारत का जो शासक था उस समय कौन था? वो था अकबर। ठीक है, अकबर के जब का शासनकाल था भारत में उस समय पर लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो पुर्तगालियों ने किस वर्ष गोवा पर कब्जा किया? पुर्तगालियों ने जो गोवा पर कब्जा किया था वो किया था 1510 में, यानी कि 1510 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31, कोची में स्थापित फोर्ट विलियम का निर्माण किसने किया? तो कोचीन में जो फोर्ट विलियम का निर्माण किया था वो किया था डचों ने। 32, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो ये लगाया था सूरत में। क्वेश्चन नंबर 33, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो भारत में जो पहला वायसराय हुआ था, रिपीट क्वेश्चन हो गया, चलिए, तो अल्मीड़ा था ये। ठीक है, अगला प्रश्न, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो स्वाली के जो स्थान पर जो हराया था वो किसने हराया था? वो थॉमस बेस्ट ने हराया था। 35 नंबर, किस क्रम में यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? तो इस समय समय पर जो प्रवेश किया था पुर्तगालियों समय समय पर जो किया था वो किस क्रम में किया था? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद में डच, अंग्रेज और उसके बाद में फ्रांसीसी। ठीक है, तो PDEF के नाम से भी इसको याद रख सकते हैं। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज
ई से इंग्लिश यानी कि अंग्रेज, और एफ से आपका फ्रांसिस। ठीक है, तो इस तरह से ये भारत में आए थे। अगला प्रश्न, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो मध्यकाल में जो भारत में सबसे पहले व्यापार स्थापित किया था वो क्या था, पुर्तगालियों ने। 37 नंबर, कर्नाटक युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया। तो कर्नाटक का जो पहला युद्ध हुआ था वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। 38, वह क्षेत्र जहां से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सोरा और अफीम जो प्राप्त होता था यूरोप वासियों को, वो होता था बिहार से। बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। कैप्टन कुक का संबंध किस देश से है। तो कैप्टन कुक कहाँ से आया था, कहाँ का था निवासी था, ये ग्रेट ब्रिटेन का था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो ये पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले स्थापना की थी 1556 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया। तो ये पुर्तगाली थी। ठीक है, पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी उसका विवाह किया और उसके बाद में उसको जो मुंबई था वो दहेज में उनको प्राप्त हुआ था। तो 42, सबसे पहले किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया। तो प्रोत्साहित किया था ये मसालों ने, क्योंकि जो भारत में जो मसाले बहुत अधिक थे तो उसी के उस पर ये ज़्यादा ही प्रभावित हो गए। तो यहाँ के मसालों को ले जाकर ये अपने यहाँ पर ले जाकर के बेचना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो 43, भारत में सबसे पहले आने वाले एवं सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। तो सबसे पहले आए लेकिन सबसे बाद में गए थे, कौन थे, ये थे हमारे पुर्तगाल। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो डचों का जो सबसे पहला उपनिवेश था भारत में वो था मसूलीपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 45, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था। तो इंग्लैंड का जो शासक था उस समय पर वो था एलिजाबेथ प्रथम थी इंग्लैंड की शासिका। क्वेश्चन नंबर 46, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था को उपयोग किसके द्वारा लिया जाता था। तो ये कारताज एक कर था, जो भी जहाज थे जो महासमुद्र से आते थे तो वहाँ से एक टैक्स वसूलते थे, तो ये टैक्स को ही उनको नाम दिया था कारताज। तो ये कौन थे, पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने ही इसको प्रारंभ किया था। 47, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो दीवानी जो प्रदान की थी कब की थी, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 48, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की वह था। तो जिस एक शासक ने, कौन से शासक ने दी थी, तो ये शाह आलम द्वितीय ने दी थी 1765 में। इस प्रश्न को पहले भी देख चुके हैं 47 पे। चलिए, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। तो कौन सी पर्वतीय जनजाति थी जो जिसके संपर्क में सबसे पहले आए थे। तो ये थी खासी जनजाति थी। ठीक है, खासी, गारो, खासी और जयंती है, ये पहाड़ियाँ हमारे पूर्वोत्तर भारत की, तो वहीं पर ये निवास करती है खासी जनजाति। 50, कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। तो ये कौन सा युद्ध था जो ब्रिटेन का, तो वो था प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब होता, 1765 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 65 नहीं, 57 में। ठीक है, 57 में प्लासी का युद्ध। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध सबसे अधिक निर्णायक था। तो ये कौन सा युद्ध था जो सबसे अधिक निर्णायक था, तो ये था बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, देखिए भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपने व्यापारिक कोठी की स्थापना कब और कहाँ की। तो सबसे पहले की थी ये 1611 में की थी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, ये 1611 है, 611 आ गया तो 1611 कर लेना इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53, किस एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो कौन था, तो ये था मुर्शीद कुली खान। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। तो किसे कहा गया था, सेना नायक जो कहा गया था, इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 55, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया था।
तो मद्रास को जो पट्टे पर अंग्रेजों ने लिया था वो 1639 में लिया था। क्वेश्चन नंबर 56, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद से जो स्थानांतरित की थी, ये की थी इसने मुंगेर। ठीक है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? तो एक निर्णायक युद्ध था जो अंग्रेजों के प्रभुत्व को इसने भारत में स्थापित कर दिया था, तो ये था बक्सर का युद्ध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये बनाया था राजा रजा खान को। 59, बिहार को बंगाल में विलय कब कर दिया गया है? कि बिहार को बंगाल में जो मिलाया गया था वो कब मिलाया गया था? तो ये 1732 ईस्वी में इसको मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 60, अवध के नवाबों की पहली राजधानी थी? तो अवध के नवाबों की जो पहली राजधानी थी ये थी फैजाबाद, जिसे अब अयोध्या के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? तो इसमें हुए थे हैदर अली विजय हुए थे। क्वेश्चन नंबर 62, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था? तो ये कहाँ पर हराया था, कैसे हराया था? पहलीपुर में हराया था। ठीक है, पौलीपुर में। क्वेश्चन नंबर 63, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? तो 1799 ईस्वी को ये मारा गया था। ठीक है, 1799 चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पार्टोनोवा के युद्ध में हराया था? तो हैदर अली को जो पार्टोनोवा के युद्ध में हराया था वो हराया था सर आयर कूट ने। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? तो ये कौन था? ये यही था, कौन? टीपू सुल्तान था, और इसकी जो राजधानी थी यही श्रीरंगपट्टनम थी। तो स्वतंत्रता का जो वृक्ष लगाया था ये लगाया था टीपू सुल्तान ने। ठीक है। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये किससे थे? ये थे सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 67, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया था किससे प्राप्त था? ये शाह शुजा से इसको प्राप्त किया था। 68, अमृतसर की संधि किसके बीच हुई? तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में यह संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 69, किसने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं और इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो ये किसने कहा था? ये रणजीत सिंह के बारे में ही कहा गया। ठीक है। सालबाई की जो संधि हुई थी वो किसके से समाप्त हुई थी? मतलब सालबाई की जो संधि से किसकी समाप्ति हुई थी? तो ये थी पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो उसकी जो समाप्ति हुई थी वो सालबाई की संधि से हुई थी। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? चलिए दोबारा रिपीट हो गया, एक सेकंड। 66 ये क्वेश्चन, चलिए रिपीट हो गए। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 71, प्लासी की लड़ाई किन किन के बीच हुई? तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी 1757 ईस्वी में। ठीक है। तो बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया? तो किसने लिया था? ये लिया था शाह आलम, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम ने। 73, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? उस शासक का नाम है। तो उस शासक का क्या नाम है? तो वो था सिराजुद्दौला था, और ये हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को ये घटना हुई थी। 74, किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो विलय की जो नीति किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का पहला शिकार कौन हुआ? यानी कि लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति थी, राज्य हड़प की नीति बोला जाता है इसको, राज्य हड़प की नीति। तो ये सबसे पहले जो शिकार हुआ था वो हुआ था इसमें सतारा। ठीक है। अगला प्रश्न, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो पहला भारतीय शासक था इसमें हैदराबाद के निजाम थे जिन्होंने इस संधि को सबसे पहले स्वीकार किया। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो किसने नहीं की थी? ये नहीं की थी, इंदौर के जो होलकर राज्य थे उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया था। 78, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों के प्रभुत्व स्थापित करना। ठीक है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने अवध पर कब और क्यों अधिकार किया? तो अवध पर जो अधिकार किया था कुशासन के कारण किया था, और 1856 इसको इसमें अधिकार कर लेते हैं कि 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके अवध को भी अंग्रेजों ने अपने इसमें मिला लिया था।
अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे। तो ये कौन थे? ये थे अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, ब्रिटिश पंजाब में कौन सी राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई? तो स्थापित की गई थी, महलवाड़ी जो व्यवस्था थी उसको स्थापित किया था पंजाब में। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ किया गया। 83, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये किया गया था जमींदारों के साथ में इसको किया गया था। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट सबसे पहले कब अधिनियमित हुआ? तो ये हुआ था 1871 को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी एवं न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए? तो ये अलग अलग किए गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच और कब चली? तो सभी जानते होंगे ये जो रेल चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है, 1853 ईस्वी में। किस कंपनी ने सबसे पहले भारत में जो रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? ये थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। 88, रेलवे को राज्य के नियंत्रण में लाने की जो बात कही गई थी वो सबसे पहले किसने की थी? तो लॉर्ड विलियम एकवर्थ थे, तो उन्होंने सबसे पहले इस बात को स्वीकार किया था। पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाले कौन थे? तो ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ये भी कौन थे? ये भी दादा भाई नौरोजी थे। इनकी एक पुस्तक है ब्रिटिश, ठीक है, एक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये की पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी की ही ये पुस्तक है। ठीक है। 92, प्रथम कपड़ा मिल मुंबई में किस वर्ष खोली गई? तो पहली जो मिल खोली गई थी 1854 ईस्वी में पहली कपड़ा मिल खोली गई थी मुंबई में। 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था बाल मजदूरी से। ठीक है। अंग्रेजी आर्थिक नीति का किसने औपचारिक औपनिवेशिक अर्थ नीति की संज्ञा दी थी? तो ये किसने दी थी? ये भी दादा भाई नौरोजी ने ही दी थी। 95, बम्बई मिल हेड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये की थी NM लोखंडे ने। 96, विटले समिति या विटले जो कमीशन था उसका संबंध किससे था? तो उसका संबंध जो था वो श्रम से था। ठीक है। अगला प्रश्न, किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो भारत में जो रेल का जो विकास है वो एक हथकड़ी है, तो ये किसने कहा था? ये सहचर ने कहा था। सहचर एक अखबार समाचार पत्र था, तो उसके द्वारा इसको कहा गया था। तो भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये लागू किया था वॉरेन होस्टिंग ने। 99, सही क्रम कीजिए। देखिए, स्थायी बंदोबस्त, हड़पने की नीति और सहायक संधि और फिर बंगाल विभाजन। तो इसमें सबसे पहले कौन हुआ था? देख, बंगाल विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो देख, सबसे पहले इसमें लगाया गया था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में, सहायक संधि 1798 में, और राज्य हड़प की नीति 1848 ईस्वी में, और बंगाल का विभाजन 1905 में। ठीक है। तो इस तरह से इनका सही क्रम होगा। 100 क्वेश्चन, तो बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का जो श्रेय जाता है वो किसको दिया जा गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही स्थायी बंदोबस्त का श्रेय दिया गया बंगाल और बिहार में लगाने के लिए। तो 100 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। चलिए अब देखते हैं हम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। अब यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके बारे में जो प्रश्न है उनको देखते हैं। चलिए देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने ही इसको सुनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का वो कौन थे? वो थे पाम ईस्टर्न। वो अगला प्रश्न, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकाल मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था? ये भी लॉर्ड कैनिंग ने ही बनाया था। 105 नंबर, किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में परिवर्तित की गई? तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 1856 में, और उसके बाद में 1857 को ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था।
अगला प्रश्न, मंगल पांडे सिपाही थे, किसके सिपाही थे, ये इनकी कौन सी थी, तो वो 34th नेटिव इन्फेंट्री थी, तो उसके ये सिपाही थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, कमांडर इन चीफ नाना साहब के कौन थे, तो ये कौन थे, तात्या टोपे। अगला प्रश्न, किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो रामचंद्र पांडुरंग जो नाम था वो वास्तविक नाम था वो किसका था, वो तात्या टोपे का ही नाम था। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में के बिहार के जो नेता थे वो कौन थे, तो बिहार के जो नेता थे वो थे बाबू कुंवर सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न, 1857 में बरेली के सैनिकों के विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था, बरेली से 1857 का जो विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो वो किसने किया था, वो किया था अहमदुल्ला, यानी कि मौलवी अहमदुल्ला साहब ने किया था। 111 नंबर, कानपुर में सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, वो किया था नाना साहेब ने। 112 नंबर, लखनऊ में 1857 का जो विद्रोह नेतृत्व किया था वो किसने किया था, बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो नाम दिया था ये किसने दिया था, तो पहले स्वतंत्रता संग्राम का जो नाम दिया था वो सबसे पहले दिया था वीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न, इंडिया वॉर इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे, तो ये थे वीडी सावरकर। अगला प्रश्न, वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो ये कौन थे, ये थे डिजरोली। ठीक है, डिजरेली। अगला प्रश्न, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो सरकारी जो इतिहासकार थे बहुत पूछते हैं इसको, तो वो थे SR सेन। 1857 के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था, ये मिर्जा गालिब ने देखा था। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था, तो असम में जो क्रांति का जो नेता थे वो कौन थे, वो थे हमारे दीवान मनीराम दत्त। अगला प्रश्न, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों को सबसे अधिक जो संख्या थी वो कहां से थे, तो ये थी अवध से। ठीक है। अगला प्रश्न, 1857 के संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सबसे अधिक सहायता की थी, तो अंग्रेजों की जो सबसे अधिक सहायता की थी वो की थी ग्वालियर के सिंधिया ने। चलिए अगला प्रश्न है 121 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो ये कितने दिया था, ये बख्त खान ने इसको ये दिया था। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, तो ये दी थी सर जेम्स आउटरम और टेलर, यानी कि W टेलर ने। ठीक है, आउटरम और टेलर ने दी थी। अगला प्रश्न, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था वो क्या था, तो इसका जो प्रतीक था वो थी कमल और रोटी। अगला प्रश्न, कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था, तो ये कौन सा था, ये कौन सा आयोग था, ये था पील आयोग। 125 नंबर, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला पहला भारतीय कौन थे, तो पहले जो भारतीय थे वो थे सर सैयद अहमद खां। 126, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथांकित 1857 का जो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो पहला प्रथम था और न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये किसने लिखा है, किसने कहा है ये, तो ये किसने कहा, तो ये क्या R.C. मजूमदार ने इसको बताया है, कहा है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था, तो मिर्जा गालिब का जो मूल निवास था ये था आगरे में। कौन 1857 में विद्रोह में अवध से अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो अवध से जो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था वो थे मौलवी अहमदुल्ला साहब। 129, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो ये कौन था, ये था तात्या टोपे। ठीक है। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली जो घटना हुई थी वो कौन सी थी, तो सबसे पहली घटना कौन सी थी, लाल किले पर जब पहुंचे थे ये, तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना इसकी पहली ही घटना थी। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस अंग्रेज कप्तान का सामना करना पड़ा था, तो सामना करना पड़ा था ये ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था। 132, 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। पहले हम प्रश्न को देख चुके हैं। अगला प्रश्न, कुछ प्रश्न होते हैं जो हमारे रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो 133 देखते हैं। तो 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था, तो किसने किया था, ये किया था बख्त खान ने। अगला प्रश्न,
किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो भाग जो नहीं लिया था वो किसने नहीं लिया था? वो साहूकार और जो जमींदार थे, इन्होंने इस संग्राम में भाग नहीं लिया था। 1857 के स्वतंत्रता के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो किसे किया था? ये दिल्ली को। सब 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो इसको कहाँ कर दिया था? रंगून में इसको निर्वासित कर दिया गया था। 137 महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? तो ये कब की थी? ये 1 नवंबर 1858 को की गई थी महारानी विक्टोरिया ने। तो 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का जो सैन्य नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो दिल्ली में किया था बख्त खान ने। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो पंजाब में जो किया था ये क्या था? नामधारी सिखों ने। 140 किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है? तो किसने किया था? हीरोज का जो सामना हुआ था किससे हुआ था? वो हुआ था महारानी लक्ष्मीबाई से। तो सही आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई। 141 अब देखते हैं हम 141 से स्टार्ट करेंगे जनजातीय विद्रोह। जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए थे, चाहे कूका आंदोलन हो या फिर अहोम विद्रोह हो, तो उन सभी जनजातीय जो आंदोलन हुए थे उन सभी को हम इसमें देखेंगे। किसान देखिए 1855-56 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये किसको हराया था? ये कहा था मेजर बारो को। 142 सिंधु और कानू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? ये किया था संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र में। तो उसका जो नेतृत्व किया था वो सिद्धू और कानू ने किया था। 143 मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 का जो नेता था वो कौन था? तो मुंडा से कौन याद कर लेंगे आप, कौन है? तो वो थे बिरसा मुंडा, ठीक है। झारखंड रांची से इनका संबंध था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वो कौन थे? आनंद पांडे इनके गुरु थे। 145 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था केरल के मालाबार, ठीक है, केरल के मालाबार जगह पर। अगला प्रश्न, जनजातीय लोगों ने संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आदिवासी का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किसने किया था? वो किया था ठक्कर बापा ने। 147 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भील सेवा मंडल की जो स्थापना की गई थी वो अमृतलाल बिठलदास ठक्कर के द्वारा की गई थी। 148 ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित किससे थे? ये थे मदुरै क्षेत्र से संबंधित। 149 अपनी कृति द्वारा सन्यासी विद्रोह की यति किसने प्रदान की थी? तो अपनी कृति लिखी थी सन्यासी विद्रोह में ही, तो सन्यासी विद्रोह की तो ये की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस में की थी? वो की थी नील दर्पण में, ठीक है। अगला प्रश्न, कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? तो कूका जो आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ये पंजाब में हुआ था 1872 में, और इसको राम सिंह कूका यानी कि राम सिंह स्किन्नर ने इसका नेतृत्व किया था। देखिए पागलपंथ की जो स्थापना की थी किसने की थी? तो पागलपंथ की जो स्थापना की थी वो की थी करम शाह ने, ठीक है, करम शाह ने। 152 फराइजी कौन थे? तो फराइजी जो थे ये शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। 153 रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये कौन से भौगोलिक इलाके में होता है? पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है यहाँ पर यह विद्रोह हुआ था। 154 बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह जो हुआ था ये बड़ौदा में हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी तथा उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो पहले जो आदिवासी नेता थे वो थे जादो नाग, ठीक है, जादो नाग। अगला प्रश्न, कुकी विद्रोह 1917 और 19 का जो संबंध है वो किस राज्य से था? देखिए कुका अलग है और कुकी अलग है, ठीक है। कुका जो है वो पंजाब राज्य से संबंधित है, लेकिन जो कुकी है वो आपका है मिजोरम से, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में, ठीक है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा कहाँ क्रांति प्रारंभ की गई? तो की गई थी ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। आनंद मठ उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो किस पर है? तो ये है सन्यासी विद्रोह पर। ये सन्यासी विद्रोह पर मैंने पीछे बताया था आपको नील दर्पण नहीं है, ठीक है, ये आपका कौन है?
ये सन्यासी विद्रोह पर है, आनंद मठ उपन्यास। ठीक है, अगला प्रश्न, अहोम विद्रोह से कौन संबंधित है? तो अहोम विद्रोह से हैं ये गोमधर कुंवर हैं, जो 1828 में ये आंदोलन हुआ था, विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह 1831 और 32 का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो ये किया था बुद्धू और भगत ने। बुद्धू भगत थे, उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस राज्य में आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वेलुथम्पी में ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस राज्य में किया था? ये किया था केरल में। किस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती बापा कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ये बिरसा मुंडा को कहा जाता है। कूका आंदोलन का किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को जो संगठित किया था वो क्या था? भगत जवाहरमल ने किया था। लेकिन इसको जो बाद में जो इसका नेतृत्व किया था, सफल नेतृत्व, वो गुरु राम सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन, कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? फराइजी विद्रोह का जो नेता वो कौन था? वो थे दादू मियाँ। अगला प्रश्न, नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो नील विद्रोह जो हुआ था वो 1860 में हुआ था। ठीक है, एक नील विद्रोह और है, ठीक है, नील सत्याग्रह, तो उसको वो 1917 में हुआ था, बिहार से है वो। ठीक है, तो वो अलग है और नील विद्रोह जो है ये अलग है। तो दोनों में भी यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं है। जैसे कूका और कुकी है, तो कुकी जो है वो आपका मिजोरम क्षेत्र से है, लेकिन कूका जो है वो पंजाब से है। तो इस तरह से इनमें क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना था, बहुत ही ध्यान से और केयरफुली आपको पढ़ना है। तो दक्कन में दंगे कब हुए थे? दक्कन में जो दंगे हुए थे वो 1875 में हुए थे। अगला क्वेश्चन, नील कृषकों की दुर्दशा पर जो लिखी गई ये पुस्तक है नील दर्पण, इसके जो लेखक है वो कौन है? तो लेखक हैं वो हैं दीनबंधु मित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों का विरोध करने वाली जो पहली जनजाति थी उस जनजाति का नाम क्या है? तो कौन सी जनजाति थे? ये थी उराव जनजाति। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था? तो इसके बाद में ठीक ये पूछा था कौन सा विप्लव हुआ था 1857 के बाद में? तो 1857 में हुआ था, के बाद में हुआ था नील उपद्रव 1860 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुंगेर के बरियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो ये बकास्त भूमि की वापसी, इसका एक उद्देश्य था, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। 172 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहा था? तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था ये था आपका पटना। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो किसने किया था? ये किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। अगला क्वेश्चन, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ? तो उलगुलान जो विद्रोह है वो किससे जुड़ा हुआ? ये जुड़ा हुआ है झारखंड रांची से। ठीक है, बिरसा मुंडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पावना विद्रोह का संबंध किस राज्य से? तो पावना विद्रोह का जो संबंध है वो आपका बंगाल से है, जो 1873 से क्षेत्र के बीच माना जाता है। 176 एक आंदोलन का संबंध किस राज्य से? तो एक आंदोलन का जो संबंध है वो किससे है? वो अवध क्षेत्र से है। 1921 में यह आंदोलन हुआ था। अवध जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में यही। तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला पहला जनजाति समूह कौन सा था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो किया था वो खासी जनजाति थे, उन्होंने इसका सबसे पहले विद्रोह किया था। अगला प्रश्न, बंगाल में फकीर विद्रोह प्रारंभ हुआ? तो बंगाल में जो फकीर विद्रोह हुआ था वो 1776 में हुआ था। चिराग अली शाह और मजनू शाह ने किया था। लेकिन इसमें जो योगदान है वो देवी चौधरानी और भवानी पाठक का जो योगदान है वो इसका अतुल्य योगदान है। सबसे अधिक जो योगदान रहा वो इन्हीं का रहा है, देवी चौधरानी और भवानी पाठक का, बंगाल के फकीर विद्रोह में 1776 में। फराइजी विद्रोह कब हुआ था? फराइजी जो विद्रोह हुआ था वो 1838 में हुआ था और शरीयतुल्लाह शाह उल्लाह जो थे इसके, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। जो फराइजी थे, फराइजी बोला जाता है इनको, शरीयतुल्लाह के जो अनुयायी थे। बहावी आंदोलन 1830 का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व किया था वो सैयद अहमद खान ने किया था, सैयद अहमद ने। अगला प्रश्न, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली पहली जनजाति कौन सी थी? तो ये जनजाति थी खोंड जनजाति थी, इन्होंने मानव बलि प्रथा जो थी उसको निषेध करने के कारण अंग्रेजों के साथ में विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों से के विरुद्ध विद्रोह करने वाला पहला जनजाति समूह था, ये कौन सा था? ये खासी जनजाति था। 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी किसकी थी? तो ये किसकी थी? ये असहयोग आंदोलन की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुंडा एवं मुंडा एवं हो जो विद्रोह हुआ था ये कहाँ हुआ था, कब? तो 1820 को यह विद्रोह हुआ था, मुंडा और हो। पाइक विद्रोह कब हुआ? पाइक विद्रोह देखिए 1817 में हुआ था। ये
बख्शी जगबंधु, ठीक है, बख्शी जगबंधु जो थे इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, मानव बलि प्रथा, ये भी प्रश्न हम देख चुके हैं, तो कुछ प्रश्न है जो रिपीट हो चुके हैं इसमें। चलिए, खोड़, ये पूरी ही पीपीटी जो है हमारी पूरी पीपीटी रिपीट हो गई है, कॉपी पेस्ट में आती है तो यहाँ कॉपी हो गई है ये। चलिए इसे छोड़ते हैं, अगले आते हैं। चलिए अगला आते हैं हम आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। अब शिक्षा का जो विकास होता है आधुनिक भारत में वो किस तरह से होता है। चलिए, तो 186 है, 185 तक हम देख चुके हैं। 5 प्रश्न रिपीट हो गए हैं तो उन्हें इग्नोर कर दें, और आपकी प्रैक्टिस करना चाहे तो प्रैक्टिस आप उनसे कर सकते हैं। देखिए, भारत के शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो फिल्ट्रेशन सिद्धांत के थे मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजी भारत को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया। तो ये कब बनाया गया था, 1835 ईस्वी में इसका को माध्यम बनाया गया था। अगला प्रश्न, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की जो वकालत की थी वो किसने की थी। अंग्रेजी की जो वकालत की थी वो की थी लॉर्ड मैकाले ने ही। अगला प्रश्न, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। तो किससे पड़ी, ये 1835 के जो मैकाले का मिनट अधिनियम था उस अधिनियम से आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। 190, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित, ये भी शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी, ठीक है। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई। तो आरंभ की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई। 193, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की जो स्थापना की थी गई थी किस वर्ष की गई थी। तो की गई थी 1857 में की गई थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। तो इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी, वो संबंधित थे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए। तो कौन सा अधिनियम था, ये था 1813 का अधिनियम था, चार्टर अधिनियम 1813। 196, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, ये की थी राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। तो कब किया था, ये किया था 1917 में। अगला प्रश्न, किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो किसे की गई थी, ये माइकल मधुसूदन दत्त थे, तो उनको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों ने पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो ये कहाँ पर किया था, ये किया था कलकत्ता में। अगला प्रश्न, वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये किसने की थी, ये थी जोनाथन डंकन ने, ठीक है। कई बार इस प्रश्न को भी पूछा गया है। वैसे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को कई बार रिपीट हुए हैं, हर किसी न किसी परीक्षा में हर बार ये रिपीट होते रहते हैं, अलट पलट इनकी प्रश्नों की होती रहती है, तो सभी प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है। तो 200 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब 250 करने थे लेकिन 50 प्रश्न और हैं 20 में, देखते हैं। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो इसके कौन थे, सर विलियम जोन्स थे। किसके सतत प्रयासों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो पहले जो महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी D.K. कर्वे के प्रयत्नों से के प्रयासों के द्वारा। 4 फरवरी 1917 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया। तो एक किसके किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। 204 नंबर देखते हैं, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो किसके विकास पर सबसे अधिक जोर दिया गया था, तो यह दिया गया था प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन पर। किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। तो सबसे पहले जो केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था ये किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। 207 नंबर, किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। तो ये किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो कौन थे, सर सैयद अहमद खां थे। 208 नंबर, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो ये भी किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने
की थी। अगला प्रश्न, भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो ये किया गया था 1854 का जो सर चार्ल्स वुड का चार्ल्स वुड डिस्पैच था, उसको ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा कहा। अगला प्रश्न, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब देखते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। हमने शिक्षा का विकास देखा, 1857 की क्रांति देखी और भारत में यूरोपियों का आगमन। अब करते हैं हम और जन विद्रोह यानी कि जनजातीय जो विद्रोह हैं उनको देखा। अब देखेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। चलिए, कुछ प्रश्न रिपीट भी हुए हैं तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि होते हैं, क्योंकि जब इकट्ठा प्रश्नों को हम लेते हैं तो पता नहीं रहता कहाँ पर ये प्रश्न को हमने पहले डाल दिया है। चलिए, अगला प्रश्न 211 नंबर है, भारत की पहली राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन थी? तो राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? ये थी द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बंबई से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी भाषा का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो ये था बॉम्बे हेराल्ड था, जो 1789 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 214 नंबर, उद्यत मार्तंड जो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 30 मई 1826 को हुआ था कलकत्ता से। उसके जो संपादक थे वो थे जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था 1826 में। 215 नंबर, इंडियन ओपिनियन पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? ये की थी महात्मा गांधी ने की थी। जब वो साउथ अफ्रीका में थे वहां पर इसको प्रारंभ किया था। और एक याद रखना कि ये उर्दू में प्रकाशित नहीं हुआ था, कई भाषाओं में प्रकाशित हुआ लेकिन उर्दू में बात नहीं हुआ था। और संपादक दो थे इसके, वो थे मनसुख लाल। ठीक है, चलिए, वंदे मातरम भारत का संपादन किसने किया था? तो किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था 1905 में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो वो कौन थे? मनसुख लाल नजर। ठीक है, ये मनसुख लाल है, मनसुख लाल हो गया। चलो कोई, चलिए, किसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। लिटन ने इसको लाया था, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो रद्द किया था वो किसने किया था? वो रिपन ने कर दिया था इसको। चलिए, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यह था हिंदू पैट्रियट। कितनी भाषाओं में द इंडियन ओपिनियन पत्र छापा जाता था? तो किसमें छापा जाता? हिंदी में छापा जाता था, गुजराती में, तमिल में और अंग्रेजी में। ठीक है, लेकिन उर्दू में इसको नहीं छापा जाता था। कई बार इसको कथन के रूप में इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए, किसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप लागू किसने की थी? वो लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था 1878 में। और पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न, भारत में दी फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो तारकनाथ दास ने इस अखबार को प्रारंभ किया था। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी किसने? सर सैयद अहमद खान ने 1920 में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न, मराठी पाक्षिक थी बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? तो बहिष्कृत भारत जो था ये किसने प्रारंभ की थी? ये की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न, द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे ये? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे इसके संपादक। 228 नंबर, वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न, बॉम्बे क्रॉनिकल की शुरुआत किसने की? फिरोज शाह मेहता ने। अगला प्रश्न, लीडर की शुरुआत किसने की थी? तो लीडर की जो शुरुआत की थी ये पत्र था, तो किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया? तो आरंभ किया था ये शौकत अली ने। अगला प्रश्न, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट से कौन जुड़े थे? तो इससे कौन जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे मोतीलाल नेहरू जुड़े हुए थे। ठीक है, क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी?
तो अनेक कारणों से जो कांग्रेस की आलोचना करती थी कौन कौन सी थी, वो थी बंगवासी, काल और केसरी। ये 3 पत्रिकाएं थी, इन्होंने कांग्रेस की आलोचना ये क्या करती थी। तो द नेशनल हेराल्ड के संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू। 235 नंबर, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया, प्रारंभ किया गया 1920 में, तो किया गया था वंदे मातरम। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया था, किसको कहा गया था, ये किया गया सर चार्ल्स मैडकॉफ को। 1861 में इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो ये होता था कलकत्ता से। 238 नंबर, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की, तो ये किसने की, शिशिर कुमार घोष ने। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो पहला जो समाचार पत्र था वो था द बंगाल गजट। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से हैं, तो कॉमनवेल्थ, ठीक है, एक कॉमनवेल्थ रखोगे आप और एक रखोगे द न्यू इंडिया, ठीक है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। यंग इंडिया किसका, यंग इंडिया है महात्मा गांधी का, ठीक है। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी एवं नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की थी, तो किसने की थी, ये था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। 242 नंबर, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रचार अधिनियम समाप्त किया गया, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चार्ल्स मैडकॉफ को। सर्चलाइट की शुरुआत किसने की, सर्चलाइट जो पत्र था इसके से सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी प्रारंभ किया था इसको। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे, संपादक कौन थे, तो स्वदेश वाहिनी के जो संपादक थे वो थे के रामकृष्ण पिल्ले। किस समाचार पत्र ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी, तो ये भी कई पत्र थे, तो सांघ्य, युगांतर और काल, ये 3 पत्र थे। इन्होंने क्या किए थे, स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नायक नामक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो नायक जो प्रकाशित होता था वो किस में होता था, ये होता था हमारा बंगाली में। 248 नंबर, दैनिक आज के संपादक कौन थे, तो दैनिक आज के थे शिव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न, गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ, तो किस में हुआ था, ये हुआ था उर्दू में, हुआ था 1 नवंबर 1913 को। अल हिलाल के संपादक कौन थे, अल हिलाल के जो संपादक कौन थे, तो ये कौन थे, ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। तो इस तरह से हमने 250 प्रश्न देखे हैं, और एक बार रिपीट कर लीजिए, इनको रिवीजन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले पार्ट में हम यहाँ से आगे प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया को हम इसी तरह से क्वेश्चन के रूप में भी देखेंगे, और कुछ आगे इसके जो एक्सप्लेनेशन वाले जो क्लास हैं उनको भी प्रारंभ करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो आपको जल्द मिलेगी।